हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट हिंदी पेडागोजी का हमारा टॉपिक है भाषा के शिक्षण सूत्र। एक शिक्षक जिन सूत्रों को आधार मानकर बच्चे के भाषाई विकास में वृद्धि करता है उनको शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो भाषा शिक्षण सूत्र के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर ने चर्चा की थी। सबसे पहले किसने चर्चा की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। एनसीएफ 2005 इसकी फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। तो एनसीएफ 2005 ने मूर्त से अमूर्त और सरल से कठिन इन सूत्रों पर चर्चा की है तथा इन सूत्रों पर विशेष बल दिया है। अभी हम इन सूत्रों के बारे में डिटेल से जानेंगे। हमारा पहला शिक्षण सूत्र है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त या दृश्य से अदृश्य। तो दोस्तों, मूर्त वह वस्तु होती है जिसको प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलेंगे मूर्त। लेकिन जो वस्तु हमें दिखाई ना दे, जैसे वस्तु के गुण और दोष या कल्पना शक्ति, ये सब अमूर्त होती है। इसको जो है बच्चा या हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र है मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना या दृश्य से अदृश्य की तरफ जाना। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। पहले वस्तु जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हो उसके बारे में बताए। पहले जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हो वो क्या कहलाएगी? मूर्त। जिस वस्तु को हम देख सकते हो, छू सकते हो, वह क्या कहलाती है? मूर्त। ठीक है, उसके बाद जो हम उस वस्तु के बारे में सोचते हैं, जैसे गुण और दोष, जैसे वस्तु के गुण व दोष, ये क्या कहलाएंगे? ये अमूर्त होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गुण और दोष को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए इनको अमूर्त कहेंगे। तो एक शिक्षक अब इस सूत्र का कैसे पालन करेगा शिक्षा में? तो एक शिक्षक इस सूत्र का इस तरह से पालन करेगा कि बच्चे को पहले जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हो उसके बारे में बताए, मूर्त रूप से दिखाई देती हो, जो मूर्त रूप हो जिस वस्तु का, उस वस्तु के बारे में बताए। फिर हम उस वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं, उसके गुण दोष, उसकी कमियां, ठीक है ना, ये सब चीज के बारे में बताएं, ये अमूर्त कहलाएगी। तो यही तरीका जो होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ जाने का होता है, या फिर दृश्य से अदृश्य की तरफ जाने का। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूं। पहले जो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हो बच्चे को उसके बारे में बताएंगे। फिर उसी वस्तु के गुण और दोष जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देते, फिर उसके बारे में बताएंगे। यह तरीका होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ जाने का या दृश्य से अदृश्य की तरफ जाने का। अगला शिक्षण सूत्र है हमारा दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब, कहने का मतलब है जो बच्चा पहले से जानता है और जो बच्चा नहीं जानता। जो बच्चा पहले से जानता है वहां से शुरू करके जो बच्चा नहीं जानता है वो ज्ञान बच्चे को देना। ठीक है, जो बच्चा जानता है वहां से जोड़कर जो बच्चा नहीं जानता है, नवीन ज्ञान, उसको उस ज्ञान से जोड़कर देना ज्ञात से अज्ञात की तरफ कहलाता है। जैसे ज्ञात को आधार मानकर, ज्ञात को आधार मानकर अज्ञात का पता लगाना। जैसे दोस्तों, ज्ञात को, जो चीज हमें पता है उसको आधार मानकर अज्ञात, जो चीज हमें नहीं पता उसका पता लगाना। तो किस तरह से लगाएंगे? जैसे अब मैं आपसे कहूं कि 10 पेन कितने के हैं, तो क्या आप बता पाओगे 10 पेन कितने के हैं? नहीं पता ना आपको।
किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि 10 पेन कितने के हैं, क्योंकि ये अज्ञात है और अज्ञात का ही पता लगाना है। लेकिन अज्ञात का पता कैसे लगाया जाता है? जब ज्ञात हो, कुछ चीज़ हमें ज्ञात हो, कुछ चीज़ों की वैल्यू हमें ज्ञात हो, उसको आधार मानकर हमें अज्ञात का पता लगाना है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 5 पेन 50 रुपए के हैं, ये हमें क्या है? ज्ञात है। ठीक है दोस्तों। अब मैं कहूं 10 पेन कितने के होंगे? ठीक है, यह है अज्ञात। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ आया? ज्ञात को आधार मानकर अज्ञात का पता लगाना। अब जैसे 5 पेन 50 रुपए के हैं, ये हमें ज्ञात है, इसको आधार मानकर 10 पेन कितने के हैं? अज्ञात, जो चीज अज्ञात है उसका पता लगाना ज्ञात से अज्ञात की ओर कहलाता है। अगला शिक्षण सूत्र है दोस्तों हमारा, सरल से कठिन। तो दोस्तों, एक शिक्षक को जो बच्चे को ऐसे ही कोई भी ज्ञान ऐसे ही नहीं दे देना चाहिए। ठीक है ना, पहले उसको इकाइयों में बांटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के धीरे धीरे बच्चे को ज्ञान देना चाहिए, ताकि ज्ञान जो है सरल से होता हुआ धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़े। ठीक है, ऐसी ही अगर आप उसको कठिन चीज़ें सिखाने दे लगेंगे तो बच्चे का क्या होगा? अधिगम के प्रति अभिप्रेरित नहीं होगा, बच्चे की अधिगम के प्रति रुचि समाप्त हो जाएगी, रुचि खत्म हो जाएगी अधिगम के प्रति। ठीक है ना, तो ये इस तरह से तो शिक्षण सूत्र उल्टा हो जाएगा कि कठिन से सरल की ओर जाना। अगर आप किसी कठिन चीज़ के बारे में या किसी ऐसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं जो बच्चा जानता ही नहीं है, जिसे बच्चे को जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है, आपने ऐसे ही बताना शुरू कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? कठिन से सरल की ओर। लेकिन एक शिक्षक को बच्चे को किस तरह से सिखाना चाहिए? सरल से कठिन की ओर। पहले बच्चे को वो चीज़ सिखाए जो बच्चा सरलता से ग्रहण कर सके, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? सरल से कठिन। जैसे भाषा में या व्याकरण में पहले वर्ण पढ़ाएंगे बच्चों को, वर्ण के बाद शब्द पढ़ाएंगे, शब्द के बाद क्या होगा? वाक्य। तो दोस्तों, आप सीधा वाक्य तो नहीं सिखाओगे ना बच्चे को। भाई कोई बच्चा अभी नर्सरी यूकेजी एलकेजी में है, आप उसको वाक्य बताना थोड़ी शुरू कर दोगे, सीधा वाक्य लिख के लाओ। ठीक है, पहले ऐसे ना, रा से आम, पहले वर्ण सिखाओगे, फिर धीरे धीरे कै मैल कमल, है ना, जैल है जल, आप उसको शब्द बनाना सिखाओगे, फिर आप उसको वाक्य बनाना सिखाओगे धीरे धीरे, वर्ण से शुरुआत करके वर्ण शब्द वाक्य। तो ये किस शिक्षण सूत्र का पालन हो रहा है? सरल से कठिन की ओर। ठीक है, वाक्य आदि को क्रम में बताना, ध्यान रखना दोस्तों, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं शिक्षण सूत्र से, सीधे के सीधे शिक्षण सूत्रों की परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो सरल से कठिन कौन सा किस तरह का शिक्षण सूत्र होता है? पहले बच्चे को वो चीज़ सिखानी जो बहुत सरलता से बच्चा जिसको ग्रहण कर सके। जैसे आपको कोई हिंदी में भाषा सिखा रहे हैं, हम बच्चों को वाक्य बनाना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों को वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य सिखाएंगे। तो अगर कोई शिक्षक इस तरह से एक बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सरल से कठिन की ओर जाना। वर्ण, शब्द, वाक्य आदि को क्रम से बताते हुए शिक्षक सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है। अगला है दोस्तों हमारा पूर्ण से अंश की ओर। तो दोस्तों, पूर्ण से अंश की ओर किस तरह से जाएगा? पूर्ण से अंश की तरफ पहले, जैसे पहले हम शरीर के अंगों के बारे में बच्चों को ज्ञान देना चाह रहे हैं, शरीर के अंगों का बच्चों को ज्ञान देना चाह रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? हम पूरे शरीर के बारे में बता देंगे मोटा मोटा। ठीक है ना, पूरे शरीर के बारे में बता देंगे, फिर उसके अंश आँख, नाक, हाथ, पैर, दांत, इन सब के बारे में बताएंगे। तो ये किस तरह का शिक्षण सूत्र हुआ? पूर्ण से अंश की तरफ जाना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जैसे आप कह सकते हैं पहले बालक को एक कहानी बताई गई।
ठीक है ना। पहले बच्चे को एक पूरी की पूरी कहानी बता दी शिक्षक ने, या कहानी पढ़वाई जिस तरह से भी, और फिर उस कहानी से कुछ प्रश्न बना दिए, या फिर उस कहानी से बच्चों से ही कुछ प्रश्न पूछ लिए। तो शिक्षक किस तरफ जा रहा है, सरल से कठिन की ओर, या मूर्त से मूर्त की ओर, या पूर्ण से अंश की ओर? तो शिक्षक जा रहा है यहाँ पूर्ण से अंश की ओर, क्योंकि शिक्षक ने पहले उसको पूरी कहानी पढ़ाई, या पहले पूरा पाठ प्रकरण पढ़ाया, उसके बाद उस प्रकरण से, उस कहानी से शिक्षक ने कुछ प्रश्न तैयार कर दिए, उन बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। तो शिक्षक किस शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है यहाँ? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है। कहानी से प्रश्न की ओर जाना, ठीक है दोस्तों। कहानी से प्रश्न की ओर एक शिक्षक जाता है तो वह पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है। ठीक है। अब जैसे किसी शरीर के अंगों के बारे में बच्चों को बताना है, ठीक है, उनको डिटेल से बताना है शरीर के अंगों के बारे में, तो शिक्षक ने क्या करा, पहले पूरे शरीर के बारे में एक मोटी मोटी डेफिनेशन दे दी, फिर शरीर के अंगों के बारे में धीरे धीरे डिटेल से बताने लगा। तो ये किस शिक्षण सूत्र का पालन हो रहा है? पूर्ण से अंश की ओर। और कहानी से प्रश्न बनाना भी किस शिक्षण सूत्र का पालन होता है? पूर्ण से अंश की ओर। अगला है दोस्तों हमारा कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर। तो दोस्तों अध्यापक को बालक को कुछ इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि जो भी एक अध्यापक अधिगम बच्चे को कराना चाह रहा है वो उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाए। बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाए तो बच्चा अधिगम में जल्दी तरक्की करेगा, अधिगम को जल्दी ग्रहण करेगा और लंबे समय तक जो है अधिगम बच्चे के दिमाग में छपा रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर। आप पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हो, ये कृत्रिम है, उसमें कोई कहानियां पढ़ रहे हो, कहानी बता रहे हो बच्चे को, तो ये कृत्रिम है, लेकिन उसी कहानी को आप बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दो, इसको बोलेंगे कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर जाना। जैसे आप किसी बिल्ली का बच्चे को कविता सुना रहे हैं या कविता के बारे में बता रहे हैं किसी बिल्ली के बारे में, तो आप उससे पूछने लगे आपके घर में बिल्ली आती होगी, बच्चों कहेंगे हाँ हमने बिल्ली देखी है, ठीक है ना। तो ये होता है कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर। पाठ्य पुस्तक में जो प्रकरण है उसको बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर शिक्षण सूत्र कहलाता है। मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन भी। पाठ्य पुस्तक से जीवन की तरफ, से वास्तविक जीवन की तरफ, है ना, वास्तविक जीवन की तरफ जाना यह स्पष्ट करता है कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर जाना। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर जाना, पाठ्य पुस्तक से वास्तविक जीवन की तरफ जाना, यह स्पष्ट करता है कि एक अध्यापक कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है। अब मैंने आपको बता दिया ना, कृत्रिम मतलब पाठ्य पुस्तक से कोई भी प्रकरण पढ़ाया जा रहा है और उसको आपके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है, तो पाठ्य पुस्तक होगी कृत्रिम और आपके जीवन से जोड़कर पढ़ाया जा रहा है तो वो वह कहलाएगा वास्तविक जीवन की ओर जाना, यानी कृत्रिम से वास्तविक जीवन की ओर जाना। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। दोस्तों विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना,
अब इसमें आप कह सकते हैं कि जैसे कोई बाग है या कोई गार्डन है, तो गार्डन के अंदर एक एक पेड़ के बारे में बताना, एक एक पेड़ के बारे में बताना विश्लेषण होगा। ठीक है, किसी गार्डन के पेड़ पौधों के एक एक पेड़ एक एक पौधों के बारे में बताना विश्लेषण कहलाएगा, तथा पूरे बगीचे के बारे में एक साथ बताना संश्लेषण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, गार्डन के एक एक पेड़ के बारे में बताना संश्लेषण है, और पूरे गार्डन के बारे में बताना गार्डन के एक एक पेड़ के बारे में बताना विश्लेषण है, और पूरे गार्डन के बारे में बताना संश्लेषण होगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको उदाहरण दे देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न से उत्तर की ओर जाना। तो दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न से उत्तर की ओर जाना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना है। वो कैसे? तो यहाँ देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? 4 ऑप्शन। हमें इन चारों ऑप्शनों को जो है एक एक करके समझना होता है। ठीक है ना, जब हम एक एक करके समझेंगे और इनमें से ही हमारा एक उत्तर होगा, तो हम पहले क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे ना, चारों ऑप्शन को एक एक करके समझेंगे और फिर उत्तर की ओर बढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न से उत्तर की ओर जाना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। मैंने भी आपको बताया था, अगर किसी गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं तो एक एक पेड़ के बारे में बताना विश्लेषण कहलाता है, और पूरे बगीचे के बारे में बताना संश्लेषण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और हम एक एक करके सबका विश्लेषण करते हुए चल रहे हैं, और आखिरी में हमें हमारा उत्तर मिला संश्लेषण के रूप में। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है इसी टेट में, बहुविकल्पीय प्रश्न से बहुविकल्पीय प्रश्न किस शिक्षण सूत्र का पालन करते हैं? तो ये करते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। या फिर आप कह सकते हैं तमाम तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। ठीक है ना, तमाम तथ्यों से निष्कर्ष की ओर जाना विश्लेषण है। समझना आप, बिल्कुल तमाम तथ्यों मतलब इन सभी तथ्यों से एक निष्कर्ष निकालना। ये सब तथ्य तो हुए हमारे 4 ऑप्शन जो हुए, इन सभी तथ्यों से किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना क्या कहलाता है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। या फिर आप कह सकते हैं उदाहरणों को लेते हुए नियम की ओर जाना। या फिर सूत्र की ओर जाना, नियम या सूत्र की ओर जाना। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगर कोई अध्यापक बच्चों को लगातार उदाहरण दे रहा है, मैथ में उदाहरण दे रहा है हल करे हुए, और उनको समझा रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वह शिक्षक उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है। उदाहरण को लेते हुए नियम या सूत्र की ओर जाना क्या कहलाता है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न से उत्तर की ओर जाना क्या कहलाएगा? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न में हम एक एक तथ्यों का ठीक है ना, इन सभी तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। हर एक तथ्यों का, हर एक ऑप्शन का हम विश्लेषण करेंगे, और उस विश्लेषण से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, एक उत्तर निकालेंगे, वो संश्लेषण कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से उदाहरणों को लेते हुए नियम की ओर जाना, हम कई उदाहरण लेंगे। ठीक है ना, हम कई उदाहरण लेंगे, हम इससे भी हल करेंगे, हम इस वाले क्वेश्चन को भी उदाहरण के द्वारा हल करेंगे, हम ये वाला भी उदाहरण से हल करेंगे। धीरे धीरे हम उदाहरण से हल करते हुए हमें लास्ट में क्या होगा? हमें एक नियम तैयार हो जाएगा। यार ये तो इसी नियम से बन रहे हैं, सब पैटर्न एक जैसा ही है, तो एक नियम तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना। अगला है दोस्तों हमारा मनोवैज्ञानिक अनुभव से तर्क की ओर जाना। तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक अनुभव से तर्क की ओर जाना कहने का मतलब है, पहले बालक किसी समस्या को मन में किसी समस्या की संकल्पना तैयार करेगा। कोई भी उसके सामने समस्या प्रस्तुत हुई कोई भी समस्या बच्चे के सामने प्रस्तुत हुई, तो बच्चा क्या करेगा? उस समस्या के प्रति अपने माइंड में संकल्पना बनाएगा पहले। ठीक है ना, अपने अनुभव से अपने माइंड में उसकी संकल्पना बनाएगा, फिर तर्क करेगा। फिर बच्चा उस समस्या के प्रति तर्क करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो किस कारण से हुआ, किस वजह से हुआ। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मनोवैज्ञानिक अनुभव से तर्क की ओर जाना।
पहले बालक मन में संकल्पना बनाएगा। संकल्पना क्या होती है? संकल्पना होता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। संकल्पना या अवधारणा फिर तर्क करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, या कुछ भी किसी समस्या के प्रति तर्क करना क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक अनुभव से तर्क की ओर जाना। जब बच्चे के सामने कोई समस्या आएगी तो पहले वो उस समस्या की संकल्पना अपने माइंड में बनाएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा, उस समस्या से जुड़े आंकड़े इकट्ठे करेगा। ठीक है, इसको कहेंगे संकल्पना। फिर उस समस्या के बारे में तर्क करेगा कि ये समस्या आखिर बनी क्यों और उसका हल क्या होगा। वो तर्क करेगा अपने आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा मनोवैज्ञानिक अनुभव से तर्क की ओर जाना। अगला है दोस्तों हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना। दोस्तों इस सूत्र के अंतर्गत जो है शिक्षक छात्र को स्पष्ट और निश्चित ज्ञान कराता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना, और यानी अनुभव से तर्क की ओर जाना, यानी अनुभव से तर्क की ओर जाना। जैसे इस सूत्र के अंतर्गत तो दोस्तों इस सूत्र के अंतर्गत शिक्षक छात्रों को उसके प्राप्त अनुभवों के माध्यम से विषय की ओर ले जाता है। जैसे पहेली पूछना, ठीक है ना, जैसे पहेली पूछना। तो पहेली अनिश्चित होती है, लेकिन बच्चे अपने अनुभव और तर्क के आधार पर एक निश्चित डिसीजन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना। अब लास्ट का और आखिरी हमारा शिक्षण सूत्र है विशेष से समान की ओर या फिर उदाहरण से नियम की ओर जाना। विशेष से सामान्य की ओर या उदाहरण से नियम की ओर जाना। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे, इसमें कई सारे उदाहरण दिए जाएंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, कई उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद उसका सामान्यीकरण करना। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर या फिर उदाहरण से नियम की ओर। देखिए दोस्तों, मैंने भी पीछे ही बताया था, जब हम कई बहुत सारे उदाहरणों से के कोई सवाल हल करेंगे या किसी को बहुत सारे उदाहरणों को हल करेंगे, उदाहरण से ही उदाहरण को हल करेंगे। ठीक है ना, उदाहरण ही उदाहरण हल करते जा रहे हैं और उनको समझते हुए जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ देखेंगे हम, यहाँ हमारा पैटर्न एक है। इन सभी सवालों को, इन सभी उदाहरणों को हल करने का पैटर्न एक है। तो यहाँ पर एक नियम की उत्पत्ति हो जाएगी, किसकी, एक नियम बन जाएगा, उसको बोलेंगे सामान्यीकरण। तो उदाहरण से नियम की ओर जाना या विशेष से सामान्य की ओर जाना, उदाहरण को प्रस्तुत, कई उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद जब उसका सामान्यीकरण करते हैं तो क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर या उदाहरण से नियम की ओर जाना। शिक्षण सूत्र का पालन हो रहा है। दोस्तों हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।